तो 1857 में विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका अलग अलग है। किसान भी शामिल थे, लेकिन बहुत ज्यादा शामिल नहीं थे। इसके अलावा राजा और जमींदार तो शामिल थे, लेकिन इनका चरित्र दोहरा है। भूमिका और चरित्र दोनों दोहरी। इसमें वो पोर्शन जो वाकई अंग्रेजी हुकूमत से परेशान था उसने विरोध किया, जो परेशान नहीं था वो समर्थन किया। तो ये प्रजाति वाकई शामिल थी कि नहीं शामिल थी, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। और इसमें कुछ की भूमिका तो बिल्कुल ही गलत थी, जैसे नेपाल, हैदराबाद, ग्वालियर, पंजाब। इन जगहों ने अगर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो अंग्रेज भारत में टिक नहीं पाते। ओके राहुल, थैंक यू। और जो नया नया शिक्षित वर्ग था, मध्यम वर्गीय वर्ग, शिक्षित वर्ग, वो यही कहता रह गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो न सिर्फ इससे अलग रहा बल्कि इसका आलोचक भी रहा, क्रांति की आलोचना करता रहा। साहूकार, महाजन, व्यापारी, इन्होंने भी क्रांतिकारियों का कोई साथ नहीं दिया, और परिस्थितियों से विवश होकर के भी अगर कोई सहायता प्रदान की क्रांतिकारियों को तो की, अदरवाइज सहायता देने के पक्ष में नहीं। जो उच्च वर्ग था, अमीर लोग थे, वो ये डर गए कि अगर ये गरीब लोग जीत गए, क्रांतिकारी जीत गए, तो उच्च वर्ग यानी सामंतवादी, सामंत, व्यापारी, शाहूकार, तो इनका धन संपदा छीन लेंगे। तो ये भी तटस्थ रहे, तट पर स्थित रहे, खड़े रहे, कुछ किए नहीं। हाँ, विकास दिव्य कीर्ति को मैं जानता हूँ, धन्यवाद मेरी उनसे तुलना करने के लिए। वो खुद आईएएस थे, उन्होंने त्याग दिया आईएएस और फिर लोगों को आईएएस बनाने लगे। तो ये सब जो वर्गों की तटस्थता थी ना, ये क्रांति की असफलता कारण वाली। तो विद्रोह, जब सब लोग तटस्थ ही थे तो विद्रोह शुरू क्यों हो गया भाई? इसका एक लाइन में कारण है अंग्रेजों का अत्याचार। 1757 से जो शुरू हुआ, उसकी पहली चिंगारी फूटी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा। सैनिक विद्रोह पहले फूटा, राजनीति और प्रशासन में बहुत सारे खलनायक भारतीय इतिहास में पैदा हुए। इनमें से सबसे बड़ा खलनायक था, उसका नाम था वेलेजली। इसने जो सहायक संधि का ड्रामा किया ना, उसने पूरे रजवाड़ों को असहाय बना दिया। बेसिकली ये ड्रामा ही था। दूसरा तो इसका भी बाप था, डलहौजी। इसने तो बाप बेटों का फैसला करना शुरू कर दिया, गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकारी मानने से निषेध कर दिया। ये चाहते थे कि भारतीय रियासत पर किसी तरह से इनका आधिपत्य हो जाए। हाँ बेमत। तो सहायक संधि से तो सबसे पहले आक्रांत हैदराबाद हुआ। हैदराबाद ने सहायक संधि को कब स्वीकार की? 1798 में। इसके बाद दूसरा नंबर आता है मैसूर का। मैसूर ने एक साल बाद स्वीकार कर ली, 1799 में। स्वीकार क्या कर ली, जबरदस्ती स्वीकार करवाई गई। मैसूर के पास ही है तंजौर। तंजौर ने अक्टूबर 1799 में स्वीकार की। अवध को भी विवश किया गया सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए। अवध का नंबर आया नवंबर 1801। फिर पेशवाओं का नंबर आता है। पेशवाओं ने बशीन की संधि के माध्यम से सहायक संधि को स्वीकार किया। कब? बशीन की संधि कब हुई? 1802 में। इसके बाद भोसले, 1803। फिर सिंधिया,
सिंधिया कब? 1804। इस तरह से हम देखते हैं कि सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों के चाटुकार बनते गए और उनके ऊपर निर्भर होते गए। सिर्फ यहीं तक सिलसिला रुका नहीं। जोधपुर, जयपुर, मछेंद्री, बूंदी, भरतपुर, ये सब भी संधि के अंतर्गत। तो भारतीयों की रियासत के सारे कार अंग्रेजों के अंडर में आ गए, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थे। अंग्रेज चाहते थे पूरे हिंदुस्तान को चूस डालना। तो ये तो बेलजली ने इतना कांड कर दिया था डलहौजी के पहले ही। डलहौजी आया तो सोचा कि ये बीच बीच में जो स्पेस है नहीं बचना चाहिए, और डलहौजी ने अपना विलय नीति शुरू किया, व्यक्तिगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और उचित अनुचित तरीके को बिना ध्यान में रखते हुए उसने अपना तांडव शुरू किया। और कई राज्यों को सिर्फ इसलिए विलय कर लिया कि उनके पास उत्तराधिकारी नहीं था, जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। सहायक संधि को बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। सतारा को 1848 में, जयपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। इस तरह से क्रमशः 2 ही 3 साल में आधा हिंदुस्तान अंदर। इस तरह से तो डायरेक्ट जमीनों पे कब्जा किया। जिनका नहीं कब्जा कर पाए उनको दूसरे तरीके से प्रताड़ित करना शुरू किया। जैसे कर्नाटक का नवाब है, इसको कहा कि तुम जमीन नहीं दे सकते मेरे को, तुम उपाधियां दे दो अपनी। उसकी उपाधि छीन ली, कर्नाटक के नवाब की उपाधि छीन ली। तंजौर के नवाब की भी उपाधि छीन ली। मैसूर के राजा को कहा कि भाई साहब हम आपको पेंशन दे देंगे, ये राजा वजा होने का ड्रामा छोड़ो, नैना से नैना जोड़ो। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र को पहले से ही कानपुर के पास बिठूर में बिठा रखा था नाना साहब को। नाना साहब को कहा कि नाना प्रकार की समस्याएं आ गई हैं, आपकी पेंशन बंद। अवध से तो कम से कम अंग्रेजों को नहीं करना चाहिए था। अवध ऑल टाइम वफादार था अंग्रेजों का, कभी इसने दगा किया नहीं। जबरदस्ती नवाब वाजिद अली शाह पे आरोप लगाया कि आपका शासन खराब है, कुशासन। और फरवरी 1856 में इसको ब्रिटिश साम्राज्य में डाल दिया गया जबरदस्ती। हेनरी लॉरेंस को इसका चीफ कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया, एक तरह से वहां का राजा बना दिया गया। इसी लॉरेंस को वहां की जनता ने जला करके मार डाला था। कल मैंने आपको बताया होगा, अकारण नहीं मार डाला, इतना कमीना था ही। झूठ मूठ का घर में घुस करके बेघर कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम सबके लिए था गोद निषेध। तो ये तो देखिए भारत के नक्शे में मैंने बता दिया किन किन जगहों पे अंग्रेजों ने क्या क्या अत्याचार किया, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ही बने थे दिल्ली के सम्राट, बचे थे प्रतीकात्मक रूप से। बहादुर शाह जफर वो बूढ़े थे, शेर व शायरी करते थे, हुक्का वगैरह पीते थे, कुछ ज्यादा कर नहीं पाते थे। जिनके दिल में बहुत दर्द होता है वो शायर बन जाते, उनके दिल में इतना दर्द, तब शायर बन जाते। उनको वो गद्दी मिली थी जो गद्दी किसी काम की नहीं, वो कुर्सी मिली थी जिस कुर्सी का कोई मतलब नहीं। तो उनके साथ भी इन्होंने अपमानजनक व्यवहार करना शुरू किया। कहने को तो मुगल साम्राज्य ब्रिटिश संरक्षण में आ गया था 1803 को, और 1823 में एम्स हर्ट नाम का वायसराय था, किसी का हर्ट इतना दुखा देता था कि उसको सीधे एम्स में भर्ती होना पड़ता था। ये अकबर द्वितीय के साथ बराबरी के स्तर पे मिला। चलो यहां तक तो ठीक था कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। आई डोंट नो व्हाट यू से, आई डोंट नो व्हाट यू से। लेकिन इसके बाद एक आ गए ऑकलैंड 1836 में। इन्होंने मुगल बादशाह से कहा कि ऐसा है भाई साहब, कहाँ के बादशाह, किसकी गलती किसकी भूल, ये दावा अधिकार सब छोड़ दो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, सारा राइट हमारे पास है, सारा धन हमारे पास, शक्ति हमारे पास है, कहने के लिए मुर्गे की कलगी लगा के बादशाह बने बैठे हैं। ये ऑकलैंड की कहानी।
और एक थे एलन बरो। एलन बरो ने तो बहादुर शाह को कहा कि सिक्कों पर से अपना नाम हटा लो। चलो एलन बरो तक भी ठीक था। इस बार डलहौजी आ गए। डलहौजी का नाम पढ़ के लगता है कि कोई डोली वोली की बात हो रही है, डोली सजा के रखना। इन्होंने बादशाह को कहा कि भैया डोली भेजता हूँ बहादुर शाह को, और दिल्ली के लाल किले में जो राजा बन के बैठे हो खाली करो। इन्होंने कहा कहाँ रहूंगा। कहा कुतुब मीनार मेहरौली में जाके रहो। गए वहां तो खंडहर है। तो बोला तुम कौन से बड़े जवान माँ के जवान हो, तुम भी तो खंडहर ही हो। एक खंडहर दूसरे खंडहर के साथ रहे। ये जो क्रमशः दुर्व्यवहार हुआ है ना बादशाह के साथ, इसके बाद अंतिम में तो कैनिंग आ गया। इन्होंने कहा कि आज के बाद तुमको सम्राट की उपाधि से वंचित किया जाता है, महल छोड़ दो। तो जनता भी देख रही थी क्रमशः कि ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं इनका ड्रामा चल रहा है, ये सभी के साथ कर रहे हैं। सर्टिफाइड पापी है ये, इनके मस्तक पे लिखा है पापी। तो इनको अगर मार भी डाला जाए तो पुण्य ही हो। कुछ तो इतने नीच हो जाते हैं, उनको मारने से पुण्य मिलता है। हमको लगता है वेदों में ऐसे ही लोगों को कहा गया होगा, कामेप्यो वध, अपनी मर्जी से मार डालो। नहीं तो लगता है कि मतलब इतने अच्छे इतने बुरे थे आर्य क्या कि किसी को अपनी इच्छा से ही मार डालो। लेकिन जब इतने दुष्ट हो अगला, तो मारना ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। तो ये तो खुद बादशाह के प्रति इनकी नीति थी, और बादशाह की प्रति जो नीतियां बनाने वाले थे। अब ये है, इसका नाम है एम्स हर्ट। ये फ्रॉक की तरह परिधान पहन के खड़ा है, और कतई इसको शर्म नहीं था। देखो, जानबूझ के ये फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा है, लेकिन कैमरे वाले को नहीं देख रहा है, उधर देख रहा है कि मैं तो लापरवाह हूँ, और लापरवाही में हमारी खूबसूरती और खुल के सामने आएगी। लेकिन इस और देखो ये किस तरह से असली पोज देने का असफल प्रयास करते हुए टांगे भी दिखा रहा था थोड़ी सी, और टोपी उतार लिया। जैसे 25-30 दिन से भूखे चूहे की नजर थोड़ी सी धस जाती है, आंखें थोड़ी सी धस जाती है, भीतर की तरफ धस जाती है। इसकी भी आंखें थोड़ी सी धसी हुई है। और ऐसे फ्रॉक हम लोग पहनते हैं, जब अभी भी पहनते हैं, जब हम लोग का वो होता है कन्वोकेशन वगैरह होता है, पीएचडी की डिग्री लेने गए थे, तो ऐसे ही फ्रॉक पहन, मैं तो डर गया था कि ऐसे ही फ्रॉक हमको भी पहनना पड़ेगा। लेकिन चलो जेएनयू प्रशासन ने कहा कि नहीं, कुर्ता पजामा और दुपट्टा पहन के। तो मेरे फेसबुक पे आपने देखा होगा, वो पीछे वॉल लगा है, उसमें मैं कुर्ते पजामे में ले रहा हूँ डिग्री। तो मैंने तो ये भी निश्चय कर लिया था कि अगर ये पहनना पड़ेगा तो बेटर है कि मैं पीएचडी की डिग्री बाई पोस्ट मंगवा लूंगा। अब ये जो फोटो खिंचवाया होगा, इसकी भावनाएं ये रहेंगी, आने वाली सदियां हमको विजेता के रूप में याद करेंगी, और हमको सम्राट के रूप में याद करेंगी, प्रशंसा करेंगी, तारीफों के पुल मानेंगी। ये नहीं जानता होगा कि इसको इस फोटो के लिए इतनी गंदी गंदी आलोचना झेलनी पड़ेगी। इसकी आत्मा कहीं होगी तो चित्कार कर रही होगी। लेकिन कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से बोए। जो हम जिंदगी में बोते हैं, इसी जिंदगी में हमें मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता तो लेन देन अगली जिंदगी में पूरा हो जाता है। तो इन घृणितकारियों ने अंग्रेजों को किस तरह से विमुख किया। अच्छा, ऐसा नहीं कि जमींदारों ने इनका साथ दिया था तो जमींदारों के बड़े हितैषी थे, ऐसा नहीं। जैसे जमींदारों के खिलाफ भी इन्होंने 1854 में डलहौजी ने जमींदारों की जागीरों की जांच करने के लिए एक इनाम कमीशन बनाया। इनाम कमीशन 1854 में नहीं, इनाम कमीशन तो बन गया था, जिस एक्ट के अंतर्गत आता था वो एक्ट तो बन गया था 1832 में। अब इस इनाम कमीशन ने 35,000 जमींदारियों की जांच की, और इसमें से सर्वाधिक भ्रष्टाचारी जमींदारों को पाया दक्कन के। 20,000 दक्कन के जागीरों को जब्त कर लिया। तो दक्कन के जागीरदार खासकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। तो जमींदार वर्ग भी शामिल है इस विद्रोह में। प्रशासन में भारतीयों के साथ भीषण भेदभाव। कोई भी भारतीय जान की बाजी लगा दे, ज्यादा से ज्यादा वो सूबेदार बन सकता था। सूबेदार से ऊंचे पोस्ट पर तो कोई भारतीय पहुंचा ही नहीं। सूबेदार वो सम्मानजनक पोस्ट नहीं है। भारतीयों को ये पद ऑफर करते थे, वैकेंसी निकालते थे, लकड़हारा। हमको एक गंवार हस्ता कट्टा हस्त पुष्ट लकड़हारे की जरूरत है। कहार।
डोली उठाने के लिए कहार की जरूरत है। और खासकर भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करने के लिए अविश्वास की मनोवृत्ति को बढ़ावा देने वाला सर्वाधिक पापी गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। 1858 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी है। ये सैयद अहमद खान, इनकी किताब का नाम है असबाब बगावत हिंद। इन्होंने कहा है कि विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक भारतीयों का प्रशासनिक तंत्र में उच्च पदों पर ना होना है। ये विद्रोह का कारण बताया। तो ये तो थे सम्मान से जुड़े हुए, पद से जुड़े हुए कारण। इसके अलावा आर्थिक कारण भी थे। भू राजस्व इन्होंने शुरू किया, स्थायी महालवाड़ी बंदोबस्त वगैरह। भू राजस्व बंदोबस्त ने किसानों के पेट पे सीधे लात मारा। दस्तकार और हस्तशिल्पकारों की बड़ी संख्या, बैक यही बैक तो और बैक जाना चाहते हो, किताब का नाम नोट करना चाहते हो, यहां जाना चाहते हो, असबाब बगावत हिंद। दस्तकार और शिल्पकार बन गए मजदूर। उद्योग धंधे नष्ट। मतलब स्थिति ये थी कि एक जमाना था कि बांग्लादेश का ढाका ये भारत का मैनचेस्टर कहलाता था। ये जंगल बन गया, मुर्शिदाबाद उजड़ गया, सूरत बर्बाद हो गया। और जो चुंगी प्रणाली बनाते थे अंग्रेज, वो ऐसा सोच करके बनाते थे कि इससे अंग्रेजों का हित। ब्रिटेन के तैयार माल से भारतीय मंडियां फटी थी। लघु उद्योग, घरेलू उद्योग खत्म। मतलब एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय मलमल और सूती कपड़े पर इंग्लैंड में 27% टैक्स लिया जाता था। रेशमी कपड़े पर 90% टैक्स लिया जाता था, जाने वाले भारत से जो जाते थे। और सूती कपड़ों पर 71% टैक्स लिया जाता था। वहीं ये जो भारत आते थे ब्रिटेन से, तो इन पर 3.5% टैक्स लिया जाता था, इन पर 2% लिया जाता था, इन पर 1.7% लिया जाता था। ये खुलेआम चोरी, सीना चोरी। क्यों ऐसा किया जाता था? भारतीय कपड़ों को विश्व मंडियों में पहुंचने से रोकने के लिए, कि विश्व मंडी में ना पहुंचे। बुनकरों की जीविका का साधन नष्ट। अब जिनका जीविका का साधन नष्ट हो गया, पेट की लात पड़ गई, तो विद्रोह नहीं करेगा तो क्या करेगा? दूसरा एक और कारण था अकाल। 1770 ईस्वी से लेकर के 1837 तक लाखों लोग भूखों मरे। मतलब 1837 के अकाल में, अकेले 1837 के अकाल में 8 लाख लोग मारे गए भोजन के अभाव से, और प्रशासन ने कोई सहायता नहीं पहुंचाई। दादा भाई नौरोजी की जो बुक आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई। लोग बाग इसको पढ़े, जागरूक हुए कि हम क्यों बर्बाद। और अंग्रेज यहां से भर भर के झोली ले जाते थे और नवाबों की तरह जिंदगी बसर करते थे इंग्लैंड में। अंग्रेज मेजर है विनगेट। विनगेट ने लिखा है कि भारतीय साम्राज्य की सैनिक रक्षा के लिए ब्रिटेन के खजाने से एक शीलिंग भी खर्च नहीं होता। एक शीलिंग। हाँ जी, पूछो धोनी जी। बेरोजगारी चरम पर, और कंपनी की इस आर्थिक नीति ने जमींदार, तालुकेदार, किसान, मध्यम वर्ग, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति सबको बर्बाद कर दिया। जनता त्राही त्राही करने लगी। यही त्राही त्राही का परिणाम था 1857 की क्रांति। तो ये तो आर्थिक कारण थे, इनके बारे में हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं सामाजिक।
सामाजिक। शीलिंग इंग्लैंड का पैसा है, डॉलर रुपया पाउंड रुपया है, शीलिंग पैसा है इंग्लैंड का। अब ये अंग्रेजों ये सोचते थे कि भारत के लोग सीधे साधे भोले भाले हैं, तो इनको ना इनका अपमान करो, तिरस्कार करो। अब अपमान एक ऐसा घाव है जो अगर आप उसको जवाब नहीं दे पाते हो तो मन में घुटते रहते हो। कोई आपका अपमान कर दिया तो उसके दो ऑप्शन है, या तो उनका प्रतिकार करो, लेकिन अगर अपमान करने वाले के ऊपर आपकी रोजी रोटी जीवन टिका हुआ है तो प्रतिकार भी नहीं कर सकते, तो मन में घुटन होती है, मन में बेचैनी होती है, अंदर कुछ ऐसे काटता रहता है। अपने मन को समझाना पड़ता है, कहीं काम में मन अंदर तड़पता रहता है। कबीरदास जी वही कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है पीर, कर्ण द्वार श्रवणे संचरे, शाले सकल शरीर, सारे शरीर को शालता है। तो रोने से भी वो मिटती नहीं, क्योंकि अपमानित करने वाला तो बचा ही रहा। तो अपमानित करने के लिए एक तो सरकार अंग्रेजों की और ईसाई मिशनरी, ये दोनों मिल गए। तीसरी चीज इन्होंने शुरू की रंग भेद, काला गोरा। भारतीयों को कहते थे भारतीय निग्गर, निग्गर यानी काला, निग्रो, बर्बर, असभ्य समाज। भिखारी बन के खुद आए थे हमारे यहाँ भीख मांगी, और हम बर्बर असभ्य समाज बन गए। तो इन्होंने एक ड्रामेबाजी शुरू की, खासकर विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में और डलहौजी के टाइम पीरियड में। जैसे बेंटिक के टाइम पीरियड में इन्होंने कुछ सुधार किए। 1829 में सती प्रथा, 1844 में नरबली के खिलाफ कानून बनाया। ये हार्डिंग के समय था, कैंपबेल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे जो अंग्रेजों को पकड़ के उठा ले जाते थे रात में और दुर्गा जी को सर काट करके चढ़ा देते थे। एक हमारे यहाँ ही हमारे माता जी के नाना जी थे, उनका नाम है बंधु सिंह। तरकुलही देवी का एक स्थान है हमारे देवरिया में, गोरखपुर के पास। तो बंधु सिंह ने शायद हजारों अंग्रेजों की बलि दे दी थी। तो सोते हुए अंग्रेजों को घोड़ा लेकर के घर में ही घुस जाते थे और अंग्रेज को उठा लाते थे। सोया हुआ अंग्रेज नींद खुलती थी तो अपनी को हिचकोले खाते घोड़े पे पाता था, ऐसे ऐसे। What are you doing? Who are you? Where I'm going? What is happening? तो बंधु सिंह को कुछ समझ में तो इंग्लिश आता नहीं था, तो उसका टेटुआ पकड़ कर दबा देते थे, चुप वो बंद कर। जब तक वो 3-4 क्वेश्चन पूछता तो मंदिर आ जाता था। मंदिर तो गांव होते हैं हमारे यहाँ, भारत तो मंदिरों का ही देश है। जहाँ मंदिर की सुविधा नहीं है, 4 पत्थर डाल के 3 फूल डाल के अक्षर डाल के मंदिर बना दिया, पूजा शुरू हो गई। तो कहीं भी मंदिर मिलता था कहते रुको, तुम्हारी सारी बातों का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, जय मां काली। तो इनके तो होश उड़ गए कि ये जो रिचुअल है वो रिलीजियस है, नो गिल्ट नथिंग, धर्म के नाम पे। तो इन्होंने फटाफट नरबली के खिलाफ कानून बनाया। ऐसा नहीं है कि भारतीयों को सुधारने के लिए बनाया, कन्यावध के खिलाफ कानून बनाया 1795 में, और था जान शोर। ये तो ठीक किया। दास प्रथा थी भारत में, इन्होंने 1843 में दास प्रथा के खिलाफ कानून बनाए। ये दूसरी बात है कि भारत को इस विपन्न स्थिति में पहुंचा दिया कि भारतीय लोगों को दास बने बिना जीवन का कोई आधार दिखता नहीं था। विधवा पुनर्विवाह 1856, अंतरजातीय विवाहों का इसमें समर्थन भी किया इन्होंने, क्योंकि ये खुद भी कई लोग चाहते थे भारत में ही शादी करके सेटल होना। तो जब तक ये ना रहेगा, अंतरजातीय विवाह नहीं रहेगा। लेकिन जो भारतीय लोग थे वो इनको अच्छा नहीं समझते थे कि हमारी धार्मिक चीजों को बदलना है, क्योंकि धर्म भारत में जीवन की धुरी, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। सबसे बुरी बात है कि जब ईसाई मिशनरियों ने धर्म के विरुद्ध प्रचार करना शुरू किया तो भारतीय जनमानस को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। यस मिस्टर धोनी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ एकदम आ रही है।
सर अभी आपने थोड़ी देर पहले जैसा बताया कि जो सर ढाका था हम्म, तत्कालीन ब्रिटिश शासन के समय से उसे मैनचेस्टर कहते थे भारत का। हम्म, और सर क्रांति के पश्चात सर वो तबाह हो गया, जंगल में कन्वर्ट हो गया था। हम्म, उसका सर उस पर क्रांति का बहुत दुष्परिणाम उस पर हुआ। हम्म, सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर जो आज वर्तमान में सर इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर नाम का महानगर है, हम्म, और सर वर्तमान में आज भारत देश का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद। हम्म, तो सर कोई भी सर राज्य हो, देश हो, या सर किसी भी कोई भी नगर हो सर, उसका कोई उद्योग हो, कपड़ा उद्योग, जिसमें सर वो महारत, उसमें उसको महारत है सर उस नगर की, हम्म, उसको सर मैनचेस्टर कह दिया जाता है सर। हम्म, तो सर क्या ये जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के समय सर जो मैनचेस्टर वहाँ का सर एक प्रतीक था, या सर एक आइकन था एक महानगर के रूप में, सर ये प्रणाली वहां से चली आ रही है क्या, ये परंपरा? गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। ओके, सबसे पहली बात यह है कि जो नामकरण की परंपरा है, ये भारत की परंपरा नहीं। भारत में उन चीजों का कोई ज्यादा महत्व नहीं है जो परिधि की चीज है। भारत में जो ये है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं, हाहाकार मचाने वाली चीजें हैं, एग्रेसिव चीजें हैं, थोड़ा बोना और ज्यादा चिल्लाना, लोगों को जीने नहीं देना, लोगों को बताना कि मैं हूं, मेरे ऊपर ध्यान दो, ध्यान नहीं दोगे तो जबरदस्ती ध्यान दिलवाऊंगा, मुझे नोटिस करना पड़ेगा, कैमरा कॉन्सियसनेस। ये सब विदेशी, ये सब यूरोप से आया है। ये भारत का मैनचेस्टर, भारत का शेक्सपियर, ये मैकियावेली, और भारत की खोज किसने की, यूरोप की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की, ये छोटे छोटे क्षुद्र क्षुद्र चीजें पा जाते हैं तो खूब पिपीरी बजाते हैं। भारत में परंपरा नहीं रही। भारत में परंपरा रही है पैसिव, कि कंटेंट है लेकिन तो भी वो नहीं दिखाना चाहते उसको, तो भी नहीं जताना चाहते उसको, उसको छुपा के रखते। उसके पीछे अहंकार नहीं है, उसके पीछे प्रेम है, गोपनीयता। प्रेम गोपनीयता में पुष्पित पल्लवित होता है। भारत में महिलाएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती, आज भी नहीं लेती, तो सकता फॉर्मेलिटी में नहीं लेती हूँ। तो आज तो एक नया आंदोलन चला है, सीधे अपने पति का नाम लेते। और राजेश राजेश जो है ना, आया था, कहता है कि बहुत भूख लगी, जोरों की भूख लगी, खाना दो। तुमने रजेश को 2 रोटियां तो चपाती बना के रजेश को खिला दी, रजेश ने खाया, दाल नहीं छुई उसने, रजेश ना, उस पर रजेश चला गया, ऑफिस चला गया। तो पूछने, रजेश आपका नौकर है उधर, है क्या है बेटा है? ना जी नारे, चिंटू का बाप तो रजेश, चिंटू का बाप, रमेश का प्रा, इसका प्यो, मेरा प्यो। इसमें क्या प्रेम है? कोई प्रेम ही नहीं, कोई भावना ही नहीं। हाँ, वो इसलिए ये पूरी की पूरी जीवन दृष्टि है। ये भारत में आपने देखा ना, परमाणु की खोज हुई, कणाद लंगोट पहन के चलते थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, और इसको समृद्धि कर। बुद्ध, महावीर भीख मांगते, नानक, इतने गहरे गहरे सिद्धांत दिए, लेकिन ढोल नहीं पीटता कभी। कि ढोल पीटना यहाँ पे अपमान माना जाता है। हमारे यहाँ कहावत है, अज्जल गगरी छलक जाए। जो गगरी आधी भरी होती है बहुत छलकती, जो गगरी भरी होती है वो नहीं छलकती। भारत का जो अप्रोच है, कल्चरल अप्रोच है, रिलीजियस अप्रोच है, वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है। वो आक्रामक नहीं है, ग्राहक है। वो ज्ञान मार्गी नहीं है, भक्ति मार्गी। वो जीवन केंद्रित नहीं है, मृत्यु केंद्रित। मृत्यु केंद्रित यानी आध्यात्म केंद्रित। वो परिधि का उद्घोषणा नहीं है, केंद्र में विश्रांति है। वो शक्ति की आराधना नहीं है, शांति की खोज है। और जो परम घटना घटती है वो परम शांति में घटती है, परम एकांत में, निजता में घटती है। तो भारत ने अपनी निजता को कभी भी एक्सपोज नहीं किया। आप देखो, उपनिषद जैसी किताबें लिखी गई हैं। शापेनार जब पढ़ा पहली बार उपनिषद को तो जर्मनी में नाचने लगा। उपनिषद जैसी किताबें लिखी गई हैं और उस पर राइटर का नाम ही नहीं दिया। त्रिपिटक के राइटर का नाम ही नहीं पता है। ऐसी ऐसी महान खोज हुई है, राइटर का नाम ही नहीं पता, भारत में नाम ही नहीं रखा। और ये थोड़ी सी चिंगारी पा जाते हैं, तो यहाँ का मैनचेस्टर, तो वहाँ का सैन फ्रांसिस्को, तो वहाँ का क्या, तो वहाँ का क्या। अब पश्चिम को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यह सुपरफिशियल है, इनका सारा सिस्टम, उसमें ज्यादा डेप्थ है नहीं, स्किन डीप। शुरू शुरू में जब विज्ञान आया था 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो बड़े कुलाचे भर रहे थे, अस्तित्व का नियम रूल समझा लेंगे, राज फाश कर लेंगे, राज खोल लेंगे। अब इनको ये समझ में आ गया है कि कुछ, कोरोना ने तो और समझा दिया कि कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति इतनी बलवान है। तो समझ गए, ये बहुत ही बेसिक अप्रोच से निर्धारित होता है। अच्छा, मैं इधर समझा रहा हूं तो आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हो। एटीन 13 में
ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे रही है। और यहाँ पे भारत में भी ईसाईयत का प्रचार करने लगे। कंपनी के अधिकारी भी इनको सपोर्ट देने लगे। कंपनी का अध्यक्ष एक था, उसका नाम था मेंजिलस। मेंजिलस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में साफ साफ कहा कि परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है ताकि हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसाई धर्म की पताका फहरा सके। ईसाई मिशनरियों ने जितने भी भारत में स्कूल खोले, इसमें धर्म परिवर्तन के लिए बाइबल की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। 1837 तक आते आते अकाल जब पड़ा तो बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, उनके माँ बाप मर गए थे। तो 1837 में अकाल में मिशनरियों ने बहुत ज्यादा संख्या में अनाथों को ईसाई बनाया। आगे चलकर के 1845 में एक कानून बनाया गया कि किसी को भी कैदी के रूप में अगर जेल में कैद करती थी सरकार, तो पहले ऐसा नियम था कि वो अपना पर्सनल यूटेंसिल्स, पर्सनल बर्तन धार्मिक कारणों से अपने साथ ले जाने का परमिशन था, लेकिन बाद में ये रोक लगा दी गई कि अपना पर्सनल बर्तन नहीं ले जा सकता। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण मिले हैं कि कैदियों को अगर वो ईसाई बन जाते थे तो उनके सजा को थोड़ा सा कम कष्टदायक बना दिया जाता था। वीर सावरकर ने तो साफ लिखा है कि सेना में उच्च अधिकारी राम को भी और पैगंबर को भी गालियां देते थे और सैनिकों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित करते थे, और जो ईसाई बन जाता था उनको प्रमोशन भी दिया जाता था, सुविधाएं भी दी जाती थी। अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी ने आगरा में खासकर ईसाई धार्मिक साहित्य के प्रकाशन के लिए प्रिंटिंग प्रेस लगाया। सरकार ने मंदिरों मस्जिदों की जायदादों पर कर लगाया गया। 1850 में एक अजीब तरह का कानून पारित किया गया, लेक्स लोकी। इसको कहते हैं धार्मिक अयोग्यता का अधिनियम। हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाना इसका उद्देश्य। ऐसा कानून बनाया गया कि अगर कोई ईसाई बन जाता है तो अपने माता पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से दोहरा चरित्र दिखाई देता है। एक तरफ तो ईसाई धर्म का प्रचार करने से लाभ, दूसरी तरफ डलहौजी की, मतलब जहां लाभ वहां धर्म का परिवर्तन ही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डलहौजी की गोद लेने की प्रथा का निषेध अपने हिसाब से करना है। तो ये था ये कारण धार्मिक। इसके बाद आता है सैनिक का। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं? सैनिक कारण मैंने पहले ही बताया। अधिकतर सैनिक या तो ब्राह्मण थे या तो राजपूत थे। और 60% या तो उत्तर प्रदेश से आते थे या तो बिहार से। तो ये अपने धर्म की कीमत पर अंग्रेजी रीति रिवाज मानने के लिए तैयार नहीं थे। चार्ल्स नेपियर नाम का अंग्रेज था जिसने कहा कि उच्च जाति के भाड़े के सैनिक, इनको कहता था कि इन उच्च जाति के भाड़े के सैनिकों पर मेरा कतई विश्वास नहीं, ब्राह्मणों पर भी और राजपूतों पर, और इनको कोई ऊंचा पद भी नहीं दिया जाता था। कार्नवालिस ने एक नियम बनाया, उस नियम को कहते हैं आंग्लीकरण, एंग्लोनाइजेशन। भारतीय सैनिकों का प्रमोशन नहीं होगा और इनका वेतन 7 रुपए प्रति माह से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। घटिया खाना, गंदा व्यवहार। और भारत में अंग्रेजी सेना के 2 भाग होते थे। एक भाग में अफसर अंग्रेज और सेना भी अंग्रेज थी। दूसरे भाग में अफसर अंग्रेज तो थे लेकिन सैनिक भारतीय थे, और ये भारतीय सैनिक यूरोपीय सैनिकों से अधिक होते थे। यानी भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों में 5 संबंधी 1 का अनुपात।
फिर भी भारतीयों को अपने ही बराबरी के यूरोपीय सैनिकों के जूतों तले रौंदा जाता था। अवध का जब जबरदस्ती विलय कर लिया गया तो इससे भारतीय सैनिकों का स्वाभिमान बहुत आहत, बहुत ही रोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि बंगाल के सैनिक अवध की समस्त असैनिक जनता की भावनाओं को प्रकट करते थे। उन्होंने अनुभव किया कि हमारा बलिदान, हमारी सेवा उन्हीं के राजा के खिलाफ उपयोग की जा रही है, क्योंकि बेसिकली वो थे तो किसान ही, उनके माता पिता परिवार वाले किसान थे और किसान राजा के रहमो करम पे ही थे, राजा उनकी हेल्प करता था, उसी का राज्य छीन लिया गया, उन्हीं सेना का उपयोग कर। 1857 में कैनिंग ने एक नियम लाया, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। बंगाल के आने वाले सैनिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा कि सरकार जहां भी कहेगी वहां इनको जाना पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकते। समंदर पार भी भेजेगी तो समंदर पार भी जाना पड़ेगा। अब कई भारतीयों में यह धारणा थी कि समंदर पार जाने का मतलब है कि अपना धर्म भ्रष्ट करना, कई कारणों से। अब इधर अंग्रेज भारतीयों को मानते हैं निम्न स्थिति का और भारतीय अंग्रेजों को मानते हैं म्लेच्छ, क्योंकि भारतीय ग्रंथों में साफ लिखा है म्लेच्छ है वो। ये भी विद्रोह का एक कारण था। सेना में इन सब कारणों को लेकर के पहले से ही बहुत विद्रोह चला है। सबसे पहला विद्रोह का उदाहरण है 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हो रही थी। एक तरफ मीर कासिम था और दूसरी तरफ मुनरो। इन दोनों की अपनी अपनी बटालियनें थी। मुनरो की एक बटालियन सहानुभूति में जाकर के मीर कासिम की तरफ खड़ी हो गई, नवाब की सेना से। हालांकि मीर कासिम हार गया और इस जो बटालियन खड़ी हुई थी कासिम की तरफ, इस पर मुकदमा चलाया गया और 24 सिपाहियों को गोली से उड़ा दिया गया। ये पहला विद्रोह था। तो ये तो खैर सहानुभूति के स्तर पे हुआ था, लेकिन धार्मिक स्तर पर एक और बड़ा विद्रोह हुआ 1806 में वेल्लोर में। सैनिकों को कहा गया कि माथे पे तिलक, दाढ़ी, पगड़ी ये सब नहीं लगाना। तो इन्होंने कहा भैया हम पगड़ी के बिना खुले सर तो नहीं रह सकते। तो इन्होंने कहा नहीं, हैट लगाओ, चमड़े का बना हुआ हैट, ब्रिम्ड हैट, और इस हैट पे चमड़े का तुर्रा लगा था, पंख। अभी जिंदा चिड़िया को मार करके ये पंख लाया जाता। ये जो तुर्रा था इसको गाय और सूअर की चर्बी से बनाया जाता। तो ये सैनिकों को नहीं पता था, लेकिन ऐसा प्रयोग टीपू सुल्तान अपने राज्य में कर चुके थे और टीपू सुल्तान के बेटे नजरबंद थे वेल्लोर में। और टीपू सुल्तान के बेटों ने सैनिकों को कहा कि तुम ये जो तुर्रा लगा के घूम रहे हो ना, ये हम भी लगवाते थे अपने जमाने में, और ये गाय और सूअर की चर्बी से बनता है। अब हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए। सेनाओं ने विद्रोह कर दिया कि हम ये नहीं लगाएंगे। इसी तरह से 1824 में बैरकपुर छावनी में सिपाहियों को कहा गया कि आप समंदर के मार्ग से वर्मा जाइए। सिपाहियों ने मना कर दिया और 47वीं रेजिमेंट के पूरी की पूरी बटालियन को फांसी दे दी गई, इसको अवहेलना मानकर। इसी तरह से 1844 में फिरोजपुर, जहां मैं हूं, के 64वीं रेजिमेंट को कहा गया कि आप सिंध जाओ। इसने भी मना कर दिया, क्योंकि फिरोजपुर के सिपाहियों को अतिरिक्त भत्ता नहीं मिला था जो दिया जाता था। इनको भी फांसी पे लटका दिया गया। डलहौजी के टाइम में 1849 में 22वीं रेजिमेंट की पैदल सेना ने, 1850 में 66वीं रेजिमेंट की पैदल सेना ने, 1852 में 38वीं पैदल सेना ने बगावत कर दी। इसी तरह से 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम पारित हुआ। चिट्ठी सेना निःशुल्क भेज सकती थी, ऐसा प्रावधान पहले था, लेकिन ये सुविधा भी समाप्त कर दी गई। और 1839 में, 39 से लेकर के 42 में भारतीय सैनिकों ने यह देखा कि अफगानिस्तान में हर लड़ाई अंग्रेज हार गए। तो भारतीय सैनिकों का यह भ्रम टूट गया कि अंग्रेज सेना अजेय है, उन्हें पराजित किया जा सकता है।
तो ये सब आक्रोश धीरे 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 सदियों से उबल रहा था। उबलते 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 1857 का विद्रोह बन के ये निकला। तो विद्रोह कैसे हुआ वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। रेजिमेंट का नंबर होता था, रेजिमेंट नंबर 1 2, जैसे क्लास होता है ना, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, इस तरह से रेजिमेंट 1 2 3 होता था। अब विद्रोह फेल क्यों हो गया, इसके भी कई कारण हैं। कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ द रिबेल। कारण तो पुख्ता थे और शुरुआत तो बड़ी तेजी से हुई, लेकिन इस विद्रोह की चिंगारी जितनी तेजी से फैली उतनी तेजी से बैठ भी गई। ये तेजी ही इसके फेल्योर का कारण था। दूसरा, संगठन कोई था नहीं। जिसको जब मन कर देता था अपनी स्वेच्छा से विद्रोह करता था, जब मन करता था आराम करता था। 100 पार कर गई, कौन सा 100 पार कर गई? तीसरा, इसका स्वरूप अखिल भारतीय नहीं था, इसका स्वरूप था स्थानीय। जो राजा रजवाड़ी जमींदार थे ना, ये राजभक्त बने रहे, कुछ छोड़ करके कुछ को, यानी 550 रजवाड़े में से 12 रजवाड़ों को छोड़ करके बाकी सारे राजभक्त बने रहे, अंग्रेजों के भक्त बने रहे। पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, पंजाब, बंगाल। कैनिंग ने कहा कि अगर सिंधिया भी विद्रोह कर दें हमसे, सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाएं, तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ेगा। ग्वालियर का मंत्री था दिनकर राव, हैदरा का मंत्री था सलार जंग। इन दोनों ने तो अंग्रेजों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भोपाल की बेगम ने विद्रोहियों को धोखा दिया। नेपाल का मंत्री था जंग बहादुर, इसने विद्रोहियों को ही मरवाया। कोई नेतृत्व नहीं भारत में। तीसरा, सभी का उद्देश्य अलग अलग है, किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के विद्रोह नहीं हो रहा था। झांसी की रानी को झांसी बजाना था, नाना साहब को पेंशन पाना था, तात्या टोपे को नाना साहब को बचाना था, किसानों को टैक्स की पड़ी थी, जमींदारों को जमींदारी की पड़ी थी। सबके अलग अलग रीजंस थे जो कि निजी स्वार्थ से प्रेरित थे, न कि राष्ट्रवाद से। विद्रोह हो जाएगा, अंग्रेजों को मार के भगा दिया जाएगा, उसके बाद व्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाएगा, भविष्य की योजना क्या है? कोई भविष्य की योजना नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। सावरकर ने कहा कि पूरी प्लानिंग के साथ अगर लोगों के सामने स्पष्ट रूप से एक नया आदर्श रखा गया होता कि इसको हटा करके इस चीज को लाएंगे तो स्थिति कुछ और होती। सबसे कबाड़ा तो हो गया कि कोई नेता नहीं जो कुशल नेतृत्व दे सके। बहादुर शाह एक बूढ़ा बीमार, जिसका युद्ध का कोई अनुभव नहीं। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बख्त खान, नजीमुल्लाह, हजरत महल, ये सब योग्य तो थे, लेकिन इनका स्वरूप क्षेत्रीय था, अखिल भारतीय नहीं था। एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। घर से निकलते हुए तलवार वलवार लेकर के रास्ते में कोई घोड़े पे चिल्लाते हुए मिल जाता, अच्छा अभी निकलो विद्रोह करके, हैप्पी विद्रोह, ऑल दी बेस्ट करके वो उधर वो उधर। शाम को फिर लौटते थे, अच्छा कितने लोग मरे, दाई हाथ कट गई, मेरा भी देखो उंगली नहीं रही, सी यू टुमारो। एक दूसरे के प्रति कुछ ज्यादा कुछ था ही नहीं, उदासीन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इनका इंटरकनेक्टिविटी का नहीं होना भी विद्रोह के फेलियर का एक कारण था। फिर इन बेचारों के पास कोई संसाधन नहीं, बंदूक है तो गोली नहीं, गोली है तो बारूद नहीं, बारूद है तो चिंगारी नहीं, चिंगारी है तो माचिस नहीं, माचिस है तो। इनके पति थे झांसी की रानी, को नाचते ही रहते थे गंगाधर राव, उधर झांसी परेशान है, दौड़ के आ रही, दौरा करके आ रही, तो शाम को मिलते थे चाय पे, बड़ी जल्दी लौट आई विद्रोह करके, मन नहीं लगा विद्रोह में, कोई मिला नहीं क्या दमदार। मैंने, मेरा भी कत्थक आज बहुत अच्छा हुआ, ताल और सुर और लय का जो संगम था, आनंद आ गया। संसाधन ही नहीं, न सेना न धन, और अंग्रेजों के पास पूरी की पूरी सुसज्जित सेना, पूरा का पूरा बंदूक। और अंग्रेज क्रीमिया के युद्ध में रूस को भी हरा चुके थे। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश था, चीन भी हार चुका था अपने युद्ध में। समुद्री मार्गों पर अंग्रेजों का अधिकार था। 1,12,000 सेना यूरोप से भारत आई विद्रोह को दबाने के लिए, और उनके पास रेलवे था, डाक था, तार था। भारत के पास केवल चित्कार था, हाहाकार था, कुछ नहीं था।
मतलब विद्रोह की सूचना एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंच ही नहीं पाती थी, सारी सड़कों पर अंग्रेजों का कड़ा नियंत्रण था। तो केवल वीरता और साहस से नहीं होता है, संसाधन भी चाहिए, इसलिए विद्रोह फेल हो गया। अब इस विद्रोह के परिणाम क्या हुए? ऐसा नहीं है कि विद्रोह फेल हो गया तो कोई परिणाम नहीं हो, परिणाम बड़ा व्यापक था। कैसे? दूरगामी परिणाम निकले। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि अपना बुरिया बिस्तर समेट लो, गेट आउट फ्रॉम हियर, दोबारा शकल नहीं दिखाना। तो एक ये तो गए, और फिर डायरेक्ट क्राउन आ गया, यानी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, उसके अंडर में शासन आ गया। अब इससे फायदा ये हुआ कि विश्व समुदाय में कोई भी घटना घटेगी तो क्राउन की जिम्मेदारी बनती है। वैसे तो क्राउन ज्यादा से ज्यादा ये कह सकती थी भाई कंपनी ने ऐसा काम किया तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। अब चूंकि क्राउन इन्वॉल्व हो गई तो गांधी जी जैसे नेताओं को सत्याग्रह, अहिंसा वगैरह की बात करने की सुविधा हो गई। हाँ जी, पूछो। एक नवंबर 1858 को इलाहाबाद में मिंटो पार्क विक्टोरिया का डिक्लेरेशन पढ़ा गया, भारत सरकार अधिनियम जिसे कहा जाता है। गवर्नर जनरल अब वहां का प्रतिनिधि होगा, उसे कहा जाएगा वायसराय। पद को और गौरवमयी बना दिया गया, वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। राजाओं को कहा गया कि अब गोद भराई की रस्म आप कर सकते हो, जीवर की गोद लो। सभी देशी नरेशों कह दिया गया कि भाई ब्रिटिश ताज के अधीन आ जाओ। किसी ने पूछा था, कौन पूछ लिया तुमसे? ऐसे प्रश्न कर दिया करो, ना पूछा करो। कहीं गोधूली वेला में तो नहीं पूछा, दिन में कि रात में, कब पूछा? घर के अंदर पूछा कि घर के बाहर? तेज आवाज में पूछा कि फुसफुसाहट से, विस्परिंग? तो आप अपनी बात करिए ना, किसी ने पूछा था तो उनकी आप मैसेंजर हो। अभी बताता हूं क्यों कहा जाता है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इसी के बाद आ गई, जो बहुत सफल रही, पाकिस्तान बना के छोड़ी। और ये माना गया कि अब धर्म कर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। सेना का पुनर्गठन किया गया और पील आयोग ने सुझाव दिया कि सैनिकों का अनुपात ऐसा करो कि 2 भारतीय रहें और 1 यूरोपीय। पहले ये सेना का अनुपात था 5:1, अब हो गया 2:1। इंग्लैंड में भारत सेक्रेटरी एक बनाया गया जो 15 मुस्टंडों को की सहायता से काम करता था, एडवाइजरी काउंसिल। ये 15 में 8 ब्रिटिश सरकार मनोनीत करती थी, 7 कंपनी के पुराने मुस्टंडे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो करते थे। 1861 में कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम शुरू किया गया। तो इस तरह से 1857 के विद्रोह से सामंती युग का अंत होता है और एक नया युग आता है। तो अब हम प्रश्न करते हैं कि इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा गया? बात वही है कि संडे को दिवाली है तो मंडे को उठे, सुबह सुबह उठे, दिवाली का उद्घाटन कर दिए, 2-4 पटाखे जलाए, फिर थर्सडे को भी 4-5 पटाखे जलाए, सुतली बम जला दिए, फ्राइडे को चुटपुटिया वाली बंदूक खरीद लाए और चुट 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 करते हुए दिन भर कोहराम मचाते रहे। किसी को टीवी नहीं देखने दिया, दादी माला मंत्र पढ़ रही थी, राम राम कर रही थी सफेद साड़ी पहन के, उनके कान पर ले जाकर के चुट चुट कर दिया। उनका भगवान का नाम तुरंत गाली में बदल गया। सैटरडे तक आते आते छुरछुरी खरीद लाए, लेकिन संडे को जब दीपावली आई तो बम्बार्डमेंट कर दिए। बाहर तो सड़क थी, छत पे जाकर के इतने हाहाकार मचाए, तुरंत सुतली बम, तुरंत वो चटाई वाला बम, फिर रॉकेट छोड़ा, फिर सांप ला दिया, फिर क्या क्या, एक आता अनार। लगता है कि मतलब थोड़ी देर में दिन हो गया चारों तरफ। इतने रॉकेट उड़ाए कि आसमान ने कहा कि बंद करो, आसमान में सुराख कर दोगे क्या? इसी तरह से 1857 की क्रांति थी। उसके पहले छोटे छोटे विद्रोह हुए, लेकिन रॉकेट, अनार, सभी कुछ 1857 में छोड़ा, हर जगह।
तो उसका स्वरूप विस्तृत था, व्यापक था, और भारत के लगभग सभी कोनों से था। कहीं वोल्टेज कम था, कहीं वोल्टेज ज्यादा था, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ था। और पूरे देश की अंग्रेजी नीति को बदलने के लिए एकमात्र उत्तरदायी विद्रोह यह था जिसने पूरे देश की नीति को बदल दिया। विक्टोरिया डिक्लेरेशन वही था। इसकी सीवियरिटी क्या थी इसको बताने का सूचकांक। भारत सचिव उस जमाने का था, उसका नाम है अर्ल स्टेनले। उसने 1857 के का विद्रोह का रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और इस रिपोर्ट का नाम रखा था सिपॉय म्यूटिनी। तो यहीं से सिपाही म्यूटिनी प्रचलित हुआ। 1857 के विद्रोह को एकमात्र व्यक्ति जिसने अपनी आंखों से देखा था वो थे गालिब। आगरा में पैदा हुए, दिल्ली में पले बढ़े, साहूकार, आधुनिक शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, अंग्रेजी शासन समर्थक भारतीयों ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार का मुंगेर क्षेत्र और राजस्थान का चित्तौड़, यहां से भी विद्रोह में किसी ने भाग नहीं लिया। और जब विद्रोह भड़का तो दिल्ली जब कब्जे में आ गई, उस समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन राजधानी बनाया था। सबसे ज्यादा अंग्रेज अवध में मरे। अवध रेजिडेंसी की सुरक्षा करने के लिए करते हुए हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, नील, जॉन निकलसन की जान निकली दिल्ली में। पहले भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन की किताब का नाम है 1857। विद्रोह की शुरुआत का डिसीजन लिया था अजीमुल्ला खान ने। अजीमुल्ला ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर के विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया। एक अंग्रेज है कैप्टन गार्डन। कैप्टन गार्डन एकमात्र अंग्रेज था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। ये मंगल पांडे वाली फिल्म में आपने देखा होगा, क्योंकि ये मंगल पांडे का दोस्त था। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा क्लियर। और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी पीछे दिए हुए हैं जिनको पूछने का टाइम नहीं मिला। तो इस तरह से भारतीय 1857 की क्रांति समाप्त होती है। आशा है कि विद्रोह समझ में आ गया होगा। आ गया सभी को? गुड। और की चाहिए मैंने जब समझ में आ गया तो इसी के साथ